वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम सॉफ्टवेयर डिजाइन की दुनिया के एक ऐसे पैटर्न पर बात करने वाले हैं जो फाउंडेशनल भी है और कंट्रोवर्शियल भी। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो गीक्स फॉर गीक्स के एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल से ली गई है। अब ज्यादातर लोग सिंगलटन को एक क्लास का एक इंस्टेंस की तरह जानते हैं, लेकिन असली बहस ये है कि आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये पैटर्न हीरो है या विलन। सही सवाल है। एक तरफ ये रिसोर्सेज पर अल्टीमेट कंट्रोल देता है, तो दूसरी तरफ क्रिटिक्स इसे एंटी पैटर्न भी कहते हैं। एग्जैक्टली कि ये कोड को रिजिड और अनटेस्टेबल बना देता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा टूल है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर इसे गलत जगह इस्तेमाल कर लिया तो ये बहुत नुकसान भी कर सकता है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि इस बहस की तह तक जाना है। हम ये पता लगाएंगे कि इसकी जरूरत असल में पड़ती क्यों है, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज भी हमें इसकी उतनी ही जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सवाल से। मान लीजिए आपको एक सिस्टम बनाना है जहां एक बिल्डिंग की मास्टर की है और आप चाहते हैं कि पूरे सिस्टम में बस वही एक चाबी हो, कोई उसकी कॉपी ना बना सके। आप ये कैसे इंश्योर करेंगे? ये सवाल ही हमें सिंगलटन के कोर आइडिया तक ले जाता है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। सिंगलटन पैटर्न का कोर प्रिंसिपल यही है। अच्छा। हाँ, जैसा सोर्स में साफ लिखा है, ये पैटर्न ensures that a class has only one instance and provides a global access point to it। मतलब साफ है, एक क्लास का पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बन सकता है। सिर्फ एक? सिर्फ एक। आप उसे 100 बार मांगे या 1000 बार, आपको मिलेगी वही एक यूनिक चीज। कोई दूसरा इंस्टेंस बनाने का रास्ता ही नहीं होता। लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों है? ये तो सुनने में बहुत रिस्ट्रिक्टिव लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छी सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक की प्रिंसिपल है, और ये पैटर्न तो उसे सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। रिस्ट्रिक्टिव है, बिल्कुल, लेकिन यही रिस्ट्रिक्शन इसकी सबसे बड़ी ताकत है जब सही जगह इस्तेमाल हो। ये सेंट्रलाइज कंट्रोल और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। रिसोर्स मैनेजमेंट? हाँ, जब आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स है जिसे पूरी एप्लीकेशन में शेयर करना है और कंट्रोल भी, तब सिंगलटन पैटर्न बहुत काम आता है। सोर्स में इसके कुछ क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे लॉगिंग सिस्टम्स। हाँ, ये तो हर एप्लीकेशन में होता है। बिल्कुल। अब सोचिए, आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन में होने वाली हर एक्टिविटी के लॉग्स एक ही फाइल में एक ही फॉर्मेट में जाएं, ताकि डिबगिंग आसान हो। अगर हर कंपोनेंट अपना अपना लॉगर ऑब्जेक्ट बना लेगा तो क्या होगा? केओस। मतलब लॉग्स अलग-अलग फाइल्स में अलग अलग फॉर्मेट में होंगे, और ये पता लगाना नामुमकिन हो जाएगा कि कौन सा इवेंट कब हुआ। के जा रहे थे, वो एक नाइटमेयर था। ओह। एक सिंगलटन लॉगर ये इंश्योर करता है कि सारे लॉग्स एक सेंट्रल जगह पर एक ही मैनेजर के थ्रू जाएं। इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर्स का उदाहरण है। राइट, एप्लीकेशन सेटिंग्स। हाँ, डेटाबेस का नाम, पोर्ट नंबर, एपीआई कीज, ये सब एक ही जगह से आनी चाहिए। अगर सेटिंग्स के मल्टीपल सोर्सेज हो गए तो कंसिस्टेंसी खत्म। समझ गई। ये यूज केसेस तो क्लासिक है, लेकिन आजकल तो स्प्रिंग या डॉटनेट कोड जैसे फ्रेमवर्क्स खुद ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन के जरिए सिंगल इंस्टेंसेस मैनेज कर लेते हैं। तो क्या आज हमें मैनुअली सिंगलटन लिखने की जरूरत भी पड़ती है, या ये पैटर्न अब बस एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रह गया है जिसे इंटरव्यू में पूछा जाता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यही वो बहस है जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। हाँ, मॉडर्न डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डीआई फ्रेमवर्क्स ने सिंगलटन पैटर्न के मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत को काफी कम कर दिया है। राइट, फ्रेमवर्क्स खुद ही सिंगलटन स्कोप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन दो बातें समझनी जरूरी हैं। पहली, डीआई फ्रेमवर्क्स के बिना भी दुनिया है। बहुत सी लेगेसी सिस्टम्स, स्मॉलर एप्लीकेशंस या खास एम्बेडेड सिस्टम्स में आपको ये कंट्रोल खुद मैनेज करना पड़ता है। ओके। और दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, डीआई फ्रेमवर्क्स जो कर रहे हैं वो सिंगलटन प्रिंसिपल को ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो पैटर्न के पीछे की सोच और उसके ट्रेड ऑफ्स को समझना आज भी उतना ही क्रिटिकल है, भले ही आप उसे खुद ना लिख रहे हो। अच्छा। डेटाबेस कनेक्शंस का केस ले लीजिए। हाँ, ये भी सोर्स में मेंशन था। डेटाबेस से कनेक्शन बनाना एक रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है। इसमें नेटवर्क हैंडशेक होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, मेमोरी एलोकेट होती है। अगर एप्लीकेशन का हर हिस्सा बार बार नया कनेक्शन बनाएगा तो परफॉर्मेंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। सिंगलटन पैटर्न यहाँ एक सिंगल कनेक्शन पूल मैनेज करता है। मतलब कुछ कनेक्शंस पहले से बना के रख लिए जाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो उसी पूल से कनेक्शन दे दिया जाता है। काम खत्म होने पर वो कनेक्शन वापस पूल में चला जाता है, रीयूज होने के लिए। इससे परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क आ जाता होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ये आइडिया तो समझ आ गया कि हमें
एक ही ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? कंट्रोल, कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस। लेकिन मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि आप इसे इन्फोर्स कैसे करेंगे। आखिर कोड तो हमारे हाथ में है। मैं न्यू माई क्लास लिखने से किसी को कैसे रोक सकती हूँ? ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। मैजिक नहीं, बस क्लेवर डिजाइन है। और यहीं पर सिंगलटन पैटर्न की खूबसूरती दिखती है। अच्छा। सोर्स के अनुसार इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, जो मिलकर ये इम्पॉसिबल काम करते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मतलब आप ऑब्जेक्ट बनाने का मेन दरवाजा ही बंद कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर तो पब्लिक होता है, तभी तो हम उसे कॉल करके न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बना पाते हैं। एग्जैक्टली आपने चाबी बनाने की मशीन को एक प्राइवेट कमरे में बंद कर दिया है, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है। कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देने से क्लास के बाहर से कोई भी उसे कॉल नहीं कर सकता। तो न्यू माई क्लास लिखने की कोशिश कंपाइल टाइम एरर देगी। करेक्ट, बाहर से नया ऑब्जेक्ट बनाने का रास्ता ही बंद हो गया। ओके, ये तो बहुत क्लेवर है। रास्ता बंद कर दिया, लेकिन फिर वो एक ऑब्जेक्ट, वो मास्टर की बनेगी कैसे? अगर कोई नहीं बना सकता तो वो पहली बार कैसे बनेगी? यहीं पर दूसरा कंपोनेंट आता है, एक स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर। क्लास अपने अंदर ही प्राइवेट तौर पर अपना वो इकलौता इंस्टेंस होल्ड करके रखती है। ये वो मास्टर की है जो मैनेजर के ऑफिस के अंदर एक सेफ में सुरक्षित रखी है। क्योंकि ये मेंबर स्टैटिक है, ये क्लास से जुड़ा होता है, न कि उसके ऑब्जेक्ट से। अच्छा। मेमोरी में इसके लिए जगह सिर्फ एक बार एलोकेट होती है, चाहे आप क्लास को कितनी भी बार रेफर करें। ठीक है, तो चाबी बनाने की मशीन प्राइवेट रूम में है और असली चाबी मैनेजर के सेफ में रखी है, जिसे क्लास खुद होल्ड करती है। लेकिन अगर मुझे यानी एप्लीकेशन के किसी दूसरे हिस्से को वो चाबी चाहिए, तो मैं उसे मांगूंगी कैसे? सेफ तो प्राइवेट है। उसके लिए है तीसरा और आखिरी कंपोनेंट, एक स्टैटिक फैक्ट्री मेथड। ज्यादातर इसे गेट इंस्टेंस नाम दिया जाता है। गेट इंस्टेंस। हाँ, ये नाम तो देखा है। ये उस ऑफिस का गेटकीपर है। ये एक पब्लिक मेथड होता है जिसे कोई भी कॉल कर सकता है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये चेक करता है क्या मैनेजर के सेफ में मास्टर की रखी है, यानी क्या स्टैटिक मेंबर नल है। ओके, अगर जवाब हाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट अभी तक नहीं बना है, तो ये अंदर जाकर खुद उस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को यूज करके की बनाता है, उसे सेफ में रखता है और आपको दे देता है। अरे, अब मुझे समझ आया। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर दरवाजा बंद करता है, स्टैटिक मेंबर उस इकलौते ऑब्जेक्ट को संभाल कर रखता है, और स्टैटिक मेथड वो गेट कीपर है जो पहले चेक करता है और जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्ट बना कर देता है। बिल्कुल। और अगर की पहले से ही बनी हुई है तो ये गेटकीपर बस सेफ खोलकर आपको वही पुरानी की पकड़ा देता है, नई की कभी नहीं बनती। तो पूरी एप्लीकेशन में जब भी किसी को उस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो इस गेट इंस्टेंस मेथड को कॉल करता है और उसे हमेशा वही एक सिंगल इंस्टेंस मिलता है। वाओ! इन 3 चीजों से प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक फैक्ट्री मेथड सिंगलटन पैटर्न का कोर लॉजिक बनता है। ये तो वाकई बहुत एलिगेंट डिजाइन है। अच्छा, सोर्स में इसे इम्प्लीमेंट करने के कई तरीके बताए गए हैं, जैसे क्लासिक, लेजी इनिशियलाइजेशन, थ्रेड सेफ, ईगर इनिशियलाइजेशन और डबल चेक लॉकिंग। क्या ये सब एक ही जैसे हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? इनमें परफॉर्मेंस और सेफ्टी को लेकर कुछ बहुत जरूरी ट्रेड ऑफ्स हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे बेसिक है क्लासिक तरीका, जिसे लेजी इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। लेजी इनिशियलाइजेशन मतलब जब तक जरूरत ना हो तब तक कुछ मत करो। बिल्कुल, इसमें ऑब्जेक्ट तभी बनता है जब उसकी पहली बार जरूरत पड़ती है, यानी जब गेट इंस्टेंस मेथड पहली बार कॉल होता है। ये सिंपल है और रिसोर्स बचाता है अगर ऑब्जेक्ट की कभी जरूरत ही ना पड़े। अच्छा। मान लीजिए आपके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर की जरूरत सिर्फ एप्लीकेशन के एक छोटे से एडमिन सेक्शन में पड़ती है, तो जब तक कोई एडमिन पेज नहीं खोलेगा तब तक ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, मेमोरी बची रहेगी। सुनने में तो ये सबसे अच्छा तरीका लगता है, सिंपल और एफिशिएंट लगता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक इसकी एक बहुत बड़ी खामी है, ये थ्रेड सेफ नहीं है। थ्रेड सेफ नहीं है। और आज की मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में ये एक डील ब्रेकर हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? कल्पना कीजिए कि 2 लोग यानी 2 थ्रेड्स एक ही समय पर बिल्कुल एक ही माइक्रो सेकंड पर गेटकीपर के पास चाबी मांगने पहुंचते हैं। गेटकीपर का लॉजिक क्या है? इफ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल, दोनों थ्रेड्स एक साथ ये चेक करते हैं और दोनों को इंस्टेंस नल मिलता है क्योंकि अभी तक बना नहीं है। एग्जैक्टली। ओह,
तो दोनों सोचेंगे अरे चाबी तो है ही नहीं, मुझे बनानी पड़ेगी। करेक्ट। और इस कंफ्यूजन में दोनों थ्रेड्स प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करके अपनी अपनी चाबी बना लेंगे। नतीजा, आपके सिस्टम में 2 मास्टर कीज घूम रही हैं। सिंगलटन का पूरा पर्पस ही फेल हो गया। इसे रेस कंडीशन कहते हैं और ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग के सबसे ट्रिकी बग्स में से एक है। ये तो बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम है। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? इसके लिए आता है दूसरा तरीका, थ्रेड सेफ सिंगलटन। इसका सबसे सीधा तरीका है गेट इंस्टेंस मेथड को सिंक्रोनाइज बना देना। सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइजेशन गेटकीपर के दरवाजे पर ताला लगाने जैसा है। जब एक थ्रेड अंदर जाता है तो दरवाजा लॉक हो जाता है जब तक वो अपना काम पूरा करके बाहर नहीं आता। तब तक कोई दूसरा थ्रेड अंदर जा ही नहीं सकता। बिल्कुल, वो दरवाजे के बाहर इंतजार करेगा। इससे ये गारंटी हो जाती है कि एक बार में एक ही थ्रेड ऑब्जेक्ट बना पाएगा। सुनने में तो ये सॉलिड लगता है, लेकिन क्या ये ओवरकिल नहीं है? हर एक कॉल पर लॉक अनलॉक करने का परफॉर्मेंस कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगा, खासकर हाई ट्रैफिक एप्लीकेशंस में। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सॉल्यूशन सॉलिड है पर महंगा है। सोर्स कहता है कि ये तरीका स्लो हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि लॉक की जरूरत तो सिर्फ पहली बार है जब इंस्टेंस बन रहा है। हाँ, लेकिन ये मेथड हर कॉल पर लॉक लगाएगा, चाहे इंस्टेंस पहले से बना हुआ ही क्यों ना हो। ये ऐसा है जैसे मास्टर की बन जाने के बाद भी हर बार उसे लेने के लिए आपको एक लंबी सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़े। तो ये एक बड़ा बॉटलनेक बन सकता है। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस और सेफ्टी के बीच एक ट्रेड ऑफ है। सोर्स में ईगर इनिशियलाइजेशन का भी जिक्र है, वो क्या है? ईगर इनिशियलाइजेशन एक बिल्कुल अलग अप्रोच लेता है। ये कहता है रेस कंडीशन और परफॉर्मेंस ओवरहेड, इन सब झंझटों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि चाबी पहले से ही बनाकर रख दो। मतलब प्रोएक्टिव? हाँ, इसमें इंस्टेंस को स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करते समय ही बना दिया जाता है। मतलब एप्लीकेशन के शुरू होते ही, क्लास लोड होते ही ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है, चाहे किसी ने उसे मांगा हो या ना हो। भी है और फास्ट भी है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या हो सकता है? रिसोर्स वेस्टेज। अगर एप्लीकेशन ने उस ऑब्जेक्ट को कभी यूज ही नहीं किया तो उसे बनाने में लगी मेमोरी और सीपीयू साइकिल्स बेकार गए। बिल्कुल, खासकर अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है जैसे डेटाबेस कनेक्शन पूल, तो ये एक बड़ा इशू हो सकता है। सही है। तो हमारे पास एक लेजी तरीका है जो अनसेफ है, एक सेफ तरीका है जो स्लो हो सकता है, और एक सेफ एंड फास्ट तरीका है जो वेस्टफुल हो सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन सबका बेस्ट कॉम्बिनेशन हो? हाँ, और सोर्स उसे मोस्ट एफिशिएंट तरीका बताता है, डबल चेक लॉकिंग। डबल चेक लॉकिंग? ये लेजी और थ्रेड सेफ दोनों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। ये बहुत स्मार्ट तरीका है। इसमें गेटकीपर पहले दरवाजे के की होल से बिना ताला लगाए झांक कर देखता है कि सेफ में चाबी है या नहीं। मतलब बिना सिंक्रोनाइजेशन के? हाँ, वो इंस्टेंस इक्वल नल चेक करता है बिना सिंक्रोनाइजेशन के। ज्यादातर मामलों में पहली कॉल के बाद चाबी मिल जाएगी और वो उसे तुरंत दे देगा। कोई लॉकिंग नहीं, कोई परफॉर्मेंस हिट नहीं। और अगर चाबी नहीं मिली तो? सिर्फ और सिर्फ अगर उसे की होल से चाबी नहीं दिखती, तभी वो दरवाजे पर सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का ताला लगाता है। ताला लगाने के बाद वो एक बार फिर से चेक करता है। ये डबल चेक है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो ताला लगा रहा था तभी किसी और थ्रेड ने चाबी बना दी हो। अच्छा, इसलिए डबल चेक? बिल्कुल। अगर अभी भी इंस्टेंस नल है तभी वो ऑब्जेक्ट बनाता है। इससे परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो जाती है क्योंकि लॉकिंग का ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ पहली बार आता है। ये तो वाकई बहुत क्लेवर है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन के स्टार्टअप में एक माइक्रोसेकंड की देरी हो सकती है, लेकिन उसके बाद हर कॉल उतनी ही फास्ट होगी जितनी ईगर इनिशियलाइजेशन में होती, बिना मेमोरी वेस्ट किए। बिल्कुल, ये हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा विन है निकलता है। ये पैटर्न तो काफी पावरफुल है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें इसे हर जगह इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर विवेक की जरूरत पड़ती है। सोर्सेस पर साफ सलाह देता है, इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको यकीन हो कि क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस होना बिजनेस लॉजिक के हिसाब से ग्लोबली यूनिक और एसेंशियल है। जैसे किसी देश का एक ही राष्ट्रपति, हाँ, या किसी कंपनी का एक ही सीईओ, ये बिजनेस कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर आप सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ग्लोबल एक्सेस चाहते हैं तो सिंगलटन पैटर्न शायद सही सोल्यूशन ना हो। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ कुछ समस्याएं भी लाता है। सोर्स में एक बहुत जरूरी चेतावनी दी गई है, इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज इट जुडिशियसली। Overuse can lead to issues such as hidden dependencies and testing difficulties. हिडन डिपेंडेंसीज? मतलब ये है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से आपका कोड आपस में बहुत ज्यादा गूंथ जाता है, जिसे टाइट कपलिंग कहते हैं।
हर कोई सीधे ग्लोबल इंस्टेंस singleton.get इंस्टेंस को एक्सेस करने लगता है। इससे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कंपोनेंट किस पर डिपेंड करता है। और इससे टेस्टिंग पर क्या असर पड़ता है? टेस्टिंग में ये एक नाइटमेयर बन सकता है। अच्छी यूनिट टेस्टिंग के लिए जरूरी है कि आप कंपोनेंट्स को आइसोलेट करके टेस्ट कर सकें। राइट। लेकिन जब आपका कंपोनेंट सीधे एक ग्लोबल सिंगलटन को कॉल कर रहा है तो आप उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। आप उस सिंगलटन को मॉक नहीं कर सकते, यानी उसकी जगह एक फेक टेस्ट ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते। तो आपको पूरे सिंगलटन के साथ ही टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, जो शायद डेटाबेस कनेक्शन या फाइल सिस्टम जैसी चीजों पर डिपेंड करता हो। इससे आपके यूनिट टेस्ट स्लो, अनरिलायबल और इंटीग्रेशन टेस्ट जैसे बन जाते हैं। मतलब ये एक पावरफुल टूल है जिसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। ये एक डबल एज सॉर्ड की तरह है। बिल्कुल, ये एक समाधान है, शॉर्टकट नहीं। तो आज की हमारी इस गहरी बातचीत का सार ये है कि सिंगलटन पैटर्न का मतलब है एक इंस्टेंस, एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट। इसका इस्तेमाल लॉगिंग, डेटाबेस कनेक्शंस जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए होता है, जहां कंट्रोल और कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। करेक्ट। ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेंबर और स्टैटिक फैक्ट्री मेथड जैसे कंपोनेंट्स की मदद से काम करता है, और इसे इंप्लीमेंट करने के अलग-अलग तरीके हैं जिनमें परफॉर्मेंस और थ्रेड सेफ्टी के बीच ट्रेड ऑफ होता है, जैसे लेजी इनिशियलाइजेशन, थ्रेड सेफ सिंक्रोनाइजेशन, ईगर इनिशियलाइजेशन और सबसे एफिशिएंट डबल चेक लॉकिंग। एकदम सही। और हमने ये भी समझा कि मॉडर्न फ्रेमवर्क्स में इसकी जरूरत कम हो गई है, लेकिन इसके पीछे के प्रिंसिपल्स को समझना आज भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो चलें इस बातचीत को एक आखिरी विचार के साथ खत्म करते हैं। जरूर। सोर्स मटेरियल इस बात पर फोकस करता है कि सिंगलटन पैटर्न को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन एक गहरा सवाल सोचने लायक ये है, सिंगलटन पैटर्न असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ग्लोबल स्टेट को मैनेज करना। ग्लोबल स्टेट? हाँ, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल हो। आज हम सिंगलटन को एंटी पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल स्टेट को बहुत टाइटली कपल कर देता है। तो सवाल ये नहीं है कि सिंगलटन अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है, जब हमें किसी स्टेट या सर्विस को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना ही हो, तो सिंगलटन के अलावा और कौन से मॉडर्न पैटर्न्स या टेक्निक्स हैं जो हमें वही कंट्रोल देती हैं, लेकिन टेस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। ये सवाल हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन से लेकर सर्विस लोकेटर जैसे पैटर्न्स की तरफ ले जाता है, जो शायद आज के दौर में सिंगलटन के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।